हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवेंद्र चतुर्वेदी एंड मैं आज आप लोगों के साथ फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ नया सेशन, जो कि हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑन द वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। ओके, एक फास्ट ट्रिक में हम रिव्यू करते हैं कल के टॉपिक का। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी। एंड हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोगों के पास कंप्यूटर्स के कितने कैटेगरीज होती हैं। हम लोगों ने डिस्कशन किया था साइज के बेस पे कंप्यूटर जो होता है आप लोगों के पास वो 4 डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल था, लाइक माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कशन किया था बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी कंप्यूटर जो होता है आप लोगों के पास वो डिवाइड होता है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। सो इसके सिवा हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वॉन न्यूमैन। ओके, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वी हैव 3 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कंप्यूटर: इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड output device. In the CPU we have memory, ALU and CU, control unit. We discuss about the varieties of input devices, output devices. After that we were discuss about the memory management, like memories have 2 different categories, primary and secondary. In the primary section we have 2 different parts, like primary memory have RAM, ROM. ओके, इसके सिवा हम लोगों के पास 2 और सेक्शंस थे जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। रेम एंड रोम में डिफरेंसेस एंड रेम एंड रोम के सब टाइप्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। इसके सिवा सेकेंडरी मेमोरी थी जिसमें आप लोगों के पास मैग्नेटिक या मैकेनिकल मेमोरीज प्लस ऑप्टिकल मेमोरीज आप लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। मैकेनिकल और मैग्नेटिक मेमोरीज में हम लोगों के पास जो टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड वेराइटीज ऑफ डिवाइसेस। आफ्टर दैट आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर टाइप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वहां हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। These all things are covered in the today's topic or today's session. Okay, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पीडब्ल्यू के वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि मे बी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम में, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहां पे कनेक्टेड होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप लोगों को सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ऑल द लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स कॉल्ड एज ए सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? जो भी कंप्यूटर के लॉजिकल पार्ट्स होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लाइक मे बी आप लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा कि वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पार्ट्स इन कंप्यूटर: फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड एज ए हार्डवेयर एंड लॉजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज ए सॉफ्टवेयर। सो हम लोग बात करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जिनमें से हम लोगों ने कल हार्डवेयर ऑलरेडी डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। सबसे पहले व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम? द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स और प्रोग्राम्स। इज दैट क्लियर? लाइक मैं अगर आपसे बोलता हूं व्हाट इज द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या होता है? द प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन ए सीक्वेंस टू सॉल्व ए स्पेसिफिक टास्क। इज दैट क्लियर? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप जो आपकी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करेगा, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। एंड व्हेनेवर वी बाउंड वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम इन ए सिंगल एंटिटी देन इट इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? लाइक आप लोगों के पास कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आप लोगों के पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड के बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं।
तो जब आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को कनेक्ट करोगे तो आप लोगों के पास एक एंटिटी डेवलप्ड होगा जिसे आप क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो हम लोगों के पास डेफिनेशन में बता रखा है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस और command that tell the computer what to do. In other words, software is a computer program that provides set of instruction to execute users command. Is that clear? सॉफ्टवेयर क्या होता है आप लोगों के लिए? सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए एक कंसेप्ट है, सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए एक मैकेनिज्म है जो आप लोगों को बताता है कि what we have to do, और in other sense we can say that it can execute the user's requirement according to the user on the system. Is that clear? Like suppose आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आप लोग किसकी हेल्प लेंगे? MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर की या वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज की हेल्प लोगे। If you want to perform some kind of calculation on tabular work, then you have MS Excel, because MS Excel उस चीज के लिए क्या है? परफेक्ट है। So what is the software? The software is a collection of programs or collection of instructions that help the users to solve its problem, to solve its requirement based on some certain criterias. So पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट होता है हम लोगों के लिए वो होता है सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्या होता है। ओके चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो कि है हम लोगों के लिए सॉफ्टवेयर से ही रिगार्डिंग कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ऑल दोज सॉफ्टवेयर दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व सम स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपकी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक मे बी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है आप MS वर्ड यूज करेंगे, मे बी आपको टेबुलर वर्क करना है तो आप MS एक्सेल यूज करेंगे, मे बी आपको कोई प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है तो आप पावर पॉइंट यूज करेंगे, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो आप प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, किसी को इंस्टीट्यूट रन करना है तो इंस्टीट्यूट को मेंटेन करने के लिए वो इंस्टीट्यूट का एक सॉफ्टवेयर यूज करेगा। तो in the other sense we can say that all those software that fulfill some specific requirements of user is called as a application software. एग्जाम्पल्स भी हैं आप लोगों के पास। दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हम लोगों के पास, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन करना है तो डेफिनेटली आप क्या यूज करेंगे? MS वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, या नोटपैड यूज करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशंस पे वर्क करना है तो आप MS एक्सेल या आप इस तरह के कोई भी एक स्प्रेडशीट बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। आपको प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है तो पावर पॉइंट या पावर पॉइंट जैसे ही कोई प्रोडक्ट पे आप वर्किंग करेंगे। मतलब डेफिनेटली आप इस तरह के प्रोडक्ट को ऑर्डर देके नहीं बनवाएंगे। बट सपोज यू हैव ए रिक्वायरमेंट दैट आपको क्या करना है, एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी या आपका एक बिजनेस है जिसको आपको ऑनलाइन या आपको ई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो दैट मीन अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ए कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। लाइक आपको क्या करना है, लाइक एक एग्जांपल के तौर पे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, लाइक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम, लाइक e-commerce component. So all those softwares that are available in the market to fulfill the general requirement, or we can customize the software based on our requirement, is called as a application software. Is that clear? तो वो सॉफ्टवेयर जो आप जनरली यूज करते हैं मार्केट में, जिसके बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर को आप लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी को? फिर से मैं बता रहा हूं, व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वो सॉफ्टवेयर जो आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप उन्हें परचेज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। उन्हें उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। द सेकेंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि
कंटिन्यू लेक्चर में ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑल दो सॉफ्टवेयर दैट आर रिक्वायर्ड टू रन अवर सिस्टम, टू मैनेज अवर सिस्टम, टू मैनेज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है, ऑल नॉन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सिंपल वर्ड्स, वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को रन करने के लिए आप यूज करोगे, आपके सिस्टम को रन करने के लिए कंपलसरी है, वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं आप लोगों के लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनके बिना आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओएस जिसे हम लोग बोलते हैं। लाइक अगर आप लोगों के पास सारे रिसोर्सेज हैं, यू हैव ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यू हैव ऑल टाइप ऑफ हार्डवेयर, बट सपोज your operating system, you don't have an operating system in your computer, then your computer cannot be useful for you. Okay, so हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारे हार्डवेयर हैं, बट आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दैट मीन हम उस सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा असेंशियल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज द मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड रिसोर्सेज। यूजर और रिसोर्सेज के बीच में जो मीडिएटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड थिंग, आप लोगों के पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही नेक्स्ट एग्जांपल होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। अब मुझे मैं एक एग्जांपल आप लोगों से शेयर करता हूं। यू गाइस वर्किंग ऑन सी लैंग्वेज, देन you have to use a compiler or a language translator that will translate your program according to the system, for the system like CPU. So all those software which we use with the language to translate your language code into the system requirement is called as a language translators, like compiler, interpreter, assembler, CLR, common language runtime, which we use in the .NET. So these all type of software that are not customizable, we have to use it as it is available in the market. We can't order them, we can't make changes in them. They are already available by some specific organizations, ठीक है। लाइक आपको लगता है नहीं मुझे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करवाना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी डिमांड के लिए चेंजेबल नहीं है। ओके, तो लेकिन अगर आपको लगता है कोई वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनवाना है, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मार्केट में वैरायटीज ऑफ वेंडर्स अवेलेबल है, अलग अलग कॉस्टिंग पे वो आपको आपका रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देंगे, कस्टमाइज कर देंगे, बिकॉज दे आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट आपका डिमांड है कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करना है, तो दैट इज नॉट फिजिबल और पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट आर प्रोवाइडेड सम सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वी डोंट हैव n number of companies that provide the operating system. We have selected companies that enable or that provide the operating system. So system software is identified by the operating system. They are the language representative, device drivers. All these are the examples of system software. What are the differences between both of these topics are? Application softwares are the customizable, they are available in the market. We have varieties of choices or options related to a product. Like मुझे MS Word किसी पर्टिकुलर रीजन से नहीं यूज करना, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आपका MS Word के कंपिटिटिव होंगे, जिनको आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे विंडो यूज नहीं करना है, तो आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। प्लस सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लगता है आपको वर्ड यूज नहीं करना है, तो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, आपके डेटा पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट इफ यू वांट टू चेंज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इट इज क्वाइट टिपिकल, बिकॉज सपोज आपके पास लाइसेंस्ड विंडो है और अगर आपको उस पर लिनक्स इंस्टॉल करना है, यूनिक्स इंस्टॉल करना है, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा। इट इज नॉट क्वाइट इजी। So these are the some changes which we have between the system software and application software. Apart from that, we have varieties of software which we discuss in the further topics. Okay, moving on to the next. Differences मैंने आप लोगों से अभी भी शेयर किए हैं, मैं एक बार आपको वापस बता देता हूं जो आपको लिख रखा है। System software designed to manage the resources of computer system, ठीक है, like memory, process। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग बनवाते ही क्यों हैं?
हम लोगों को क्यों रिक्वायर्ड है? आपकी रिक्वायरमेंट, आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप लोगों के पास, ये आपके स्पेसिफिक टास्क को, ठीक है, आपके स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप ऑर्डर देके बनवाते हैं। तो मैं आपको फिर से यहां पे बता देता हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू मैनेज योर रिसोर्सेज, ठीक है, नॉट योर रिक्वायरमेंट, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू मैनेज योर रिक्वायरमेंट। लाइक वी वांट some kind of software to maintain the account, then we have application software, but it is not handled by the system software. Is that clear? तो अगर आपको एक नॉर्मल आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अगर आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, आपको एक नया हार्डवेयर ऐड करना है, तो उसके लिए आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज जो आप यूज करने हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एरिया ऑफ यूज जो है उसके कंपैरिजन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एरिया ऑफ यूज डिफरेंट है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दे आर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेजेस, मैंने कल भी डिस्कस किया था, लो लेवल लैंग्वेज में ही सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं। लाइक आपका जो सी लैंग्वेज है उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अगर इन्वेंट करवाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली क्या यूज करोगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करोगे। लाइक मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है तो मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन ये डेवलप करवाऊंगा, तो दैट मीन ये लेटेस्ट और नए हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करके डेवलपमेंट की परमिशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्ले वाइटल रोल ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, सिस्टम को रन करना। तो इनका प्राइमरी गोल क्या होगा, आपके सिस्टम को रन करना होगा। इज दैट क्लियर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्राइमरी गोल हम लोगों को पता है। यहां पर इस तरह से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इनका प्राइमरी गोल क्या होगा, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। लाइक आपने एक सॉफ्टवेयर मेंटेन या यूज किया है, तो आपसे यूट्यूब के वीडियोस को डाउनलोड करेगा, वो सॉफ्टवेयर वही टास्क नहीं कर रहा है, तो दैट इज द यूजलेस। इज दैट क्लियर? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंडेंसी दोनों में से किसकी किस पे है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोगों के पास एक एंड्रॉइड फोन है, इज इट क्लियर, और उसमें व्हाट्सएप नहीं है, तो क्या आपका फोन वर्क नहीं करेगा, कॉलिंग नहीं होगी? ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है। आपके फोन में एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड ने जो कॉलिंग का आपको टूल दिया होगा, आप उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, दैट इज फिजिबल। तो मैं यहां पे अब क्या बोल रहा हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके लिए यूजलेस है। लाइक मेरे मोबाइल में एंड्रॉइड और बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, बट इन केस मेरा अगर एंड्रॉइड करप्ट हो जाता है तो वो सारे सॉफ्टवेयर टोटली यूजलेस हैं, क्योंकि मैं उनको यूज नहीं कर सकता। तो कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। मैंने आपसे अभी बोला है, मेरे पास अगर मेरे सिस्टम में इफ आई हैव ए ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एंड आई डोंट हैव एमएस ऑफिस, तो क्या सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पर मेरे सिस्टम में एमएस ऑफिस पूरा पैकेज है, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम माय विंडोज इज करप्ट, देन इज इट पॉसिबल दैट स्टिल यू गाइज यूजिंग द एमएस ऑफिस? ओके, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है, पर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, तो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर टाइप। नाउ मूविंग ऑन टू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता रखा है यहां पर मैंने कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप लोगों के लिए। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मीडिएटर दैट वर्क बिटवीन द कंप्यूटर, यूजर एंड हार्डवेयर। मैं आप लोगों से एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं। लाइक आप पुराने कीपैड मोबाइल पे वर्क करते थे, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे, बट फिर देन आप लोगों के पास क्या डेवलप हुआ? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के थ्रू आपके मोबाइल पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया। क्यों हुआ? उसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि
एंड्रॉइड ने एक एंड यूजर को मोबाइल से बहुत क्लियरली कनेक्टेड कर दिया है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड अगर मैं हटा दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं हटा दूं, तो यूजर और उस डिवाइस के बीच में कुछ कीज का ही कनेक्शन रह जाएगा और कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरफेस, इज ए मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड रिसोर्सेज। यूजर और रिसोर्सेज के बीच में जो इंटरफेस हुए, दैट इज कॉल्ड ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विच हेल्प टू interact with the system to perform different kinds of tasks like memory management, resource management, process management, error handling, all types of tasks handled by the operating system. Is that clear? ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा रहा हूं कि लाइक यूजर है, ठीक है, और ये आप लोगों के पास क्या है, इनपुट डिवाइस, आपके पास है आउटपुट डिवाइस। आपको इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो आप किसकी हेल्प लोगे यहां पर? डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम की। बीच में आप लोगों ने क्या लगा रखा है, यहां पर क्या इंस्टॉल कर रखा है, एक ओएस। तो यूजर अपनी डिमांड देगा ओएस को, ओएस डिमांड के लिए इनपुट, और किससे कम्युनिकेट करेगा? आउटपुट से। इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट होगा ओएस के पास, ओएस उसको फुलफिल करके किसको प्रोवाइड करा देगा? आउटपुट को। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मे बी आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यूजर आपको आप अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर रहे हैं, तो आपको जो मोबाइल ने लॉक की एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है वो आपका एंड्रॉइड प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे आपने आपके फिंगरप्रिंट को टच किया, आपका फिंगरप्रिंट का जो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होगा वो रिस्पॉन्स देगा, आपके डिवाइस को अनलॉक कर देगा। बट उसके लिए यूजर ने पहले किसको कनेक्ट किया? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको कनेक्ट किया? आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस को। फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है वो आपका सेंसर लेगा, डिटेक्ट करा, सेंसर कंफर्म हुआ, रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट करिए यहां से, इसका रेस्पॉन्स आएगा आप लोगों के पास, रेस्पॉन्स के बेसिस पर यूजर को नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम हटा दें तो हम कैसे हम लोगों की डिवाइस को एक्सेस करेंगे, कैसे हम अपने डिवाइस पे वर्क करेंगे? सो ओवरऑल व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड रिसोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम play most important role in the system, that it can maintain your files, it can maintain your memory, it can handle different kinds of input output errors, input output exceptions, and different type of resources. So it have varieties of tasks to be implemented in your device. An operating system is a program that act as an interface between the user and the computer hardware and control the execution of all kind of program. Most important topic जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, what is the operating system? The operating system is a system software. First of all, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, operating system is a system software that is work between the user and your resources, and it will handle all your tasks. It will control all your devices and fulfill the requirement which is requested by the user. तो यूजर ने जो भी रिक्वेस्ट करा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक्सेप्ट करेगा और डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रिस्पॉन्स यूजर को अगेन प्रोवाइड करेगा। चलिए हम बात करते हैं इसके सिवा ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जनरल, मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है, सम काइंड आप लोगों के पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एंड्रॉइड कब आया था आप लोगों के पास? 2008 में। उससे पहले iOS आप लोगों के पास अवेलेबल था। 1993 में विंडोज एंटी था। और हमारे स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले 1971 में इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया था और 1972 में IBM ने आप लोगों के पास एक वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। तो यहां हम लोग जो बताना चाहते हैं वो सिर्फ इतना सा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जिस्टेंस कब हुआ, और उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं, जो आप लोग यूज कर रहे हो। लाइक एप्पल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आप लोगों के पास, IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसके बाद देन माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, और उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। तो ये एक आप लोगों को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है दैट रिप्रेजेंट द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट के बारे में कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये सारे हार्डवेयर हैं, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट, ये यूजर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। बीच में आप लोगों के पास बहुत सारे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे होंगे, डिवाइस ड्राइवर भी होंगे, आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं। किसी यूजर ने यहां पर रिक्वेस्ट करा कि उसे एमएस वर्ड ओपन करना है। अब उस एमएस वर्ड का इंस्ट्रक्शन किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा सीपीयू को, देन इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होगा रैम में, फिर इनपुट आउटपुट पे आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होंगे। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाया है, बेसिकली ये क्या बताया हुआ है जो हम इतनी देर से डिस्कस किए जा रहे हैं, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेयर इट एग्जिस्ट इन अवर सिस्टम। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्क बिटवीन द यूजर एंड योर हार्डवेयर, दैट इज द यूजर, दैट इज हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो वर्क करता है दैट इज operating system. And what are the role of operating system? It control all your devices, all your operations, and communicate with you to provide you responses on each each request. So it is most important part of operating system. It is mediator, okay, which work between the user and hardware. Is that clear? तो most important topic है ये हम लोगों के लिए, जो मैं आपको थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, लाइक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के पास जो बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, डिफाइन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, या व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये सब आप लोगों के पास यहाँ पे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो हम लोग शेयर कर सकते हैं। लाइक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विच वी इंक्लूड इन अवर सेशन। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म प्रोसेस मैनेजमेंट, device management, file management, security, control over system performance, job accounting, entered error detecting codes, coordination between the software and user। चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में, और मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स की बात करता हूं। लाइक सबसे पहला टॉपिक होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ कैन वी रिलेट दिस टॉपिक विद अवर रिक्वायरमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू यूज योर कंप्यूटर मेमोरी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो रिक्वेस्ट टू सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम टू द रैम और रोम, ठीक है। लाइक आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाह रहा है तो उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? रैम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होगा यहां पर? ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू नोटिस दैट विच प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, which process is under the execution cycle and which process want to execute। हम लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम यहां डिसाइड करेगा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है, उसको हम लोग रैम में से रिमूव करेंगे। कौन सा प्रोसेस रिक्वेस्ट करने के लिए आपसे एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे हम रैम या मेमोरी प्रोवाइड करेंगे। और कौन सा प्रोसेस इनपुट आउटपुट ले रहा है, हम उसको कितनी मेमोरी एट ए टाइम पे अवेलेबल करा पाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? लाइक मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। हम लोगों के पास एक कंसेप्ट होता है वर्चुअल मेमोरी। तो क्या होता है वर्चुअल मेमोरी, पता है आप लोगों को? वर्चुअल मेमोरी इज ए कंसेप्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक समहाउ आपका कोई सॉफ्टवेयर है जिसका इंस्टॉलेशन होता है, या कोई प्रोग्राम है जो आपको इंस्टॉल करना है, और आपके सिस्टम में जितनी रैम है आपको उससे ज्यादा रैम का रिक्वायरमेंट है। एट दैट टाइम योर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल मेमोरी दैट इज कॉल्ड ए वर्चुअल मेमोरी।
ओके, सो मेमोरी मैनेजमेंट जिसे हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा दैट विच प्रोसेस वी हैव टू एग्जीक्यूट, विच प्रोसेस वी हैव टू टर्मिनेट, विच प्रोसेस वी हैव टू पोज. और इसके लिए हम लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. और ये क्या होता है आपका? मेमोरी मैनेजमेंट. लाइक कितनी मेमोरी आपके पास, प्राइमरी रैम जिसे बोलते हैं हम लोगों के पास कितना रैम का स्लॉट फ्री है, कौन कौन से प्रोग्राम उस फ्री रैम के स्लॉट में रन हो सकते हैं, कौन से प्रोग्राम रन हो चुके हैं जिन्हें हमें टर्मिनेट करना है और रैम फ्री करनी है, और अवेलेबल रैम में एट ए टाइम पे हम कितने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. ये सारे जो वर्किंग है ये कौन कंट्रोल करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट. ये आप लोगों के पास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइक आपने देखा होगा, अगर ये प्रोसेस मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा तो हम लोगों के पास एक सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड ए डेडलॉक. इज दैट क्लियर? क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट? समझ में आ रहा है? मैं आपको डेडलॉक की सिचुएशन को यहाँ पे प्रोवाइड करके बताता हूँ, या बताता हूँ मैं आपको. ये आपका कोई रिसोर्स है, ठीक है, और ये है आपके पास यूजर 1, ये है आप लोगों के पास यूजर 2. अब अगर आपका प्रोसेस मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा होगा तो जब एक यूजर एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे रिसोर्स के लिए, दूसरे यूजर के लिए वो रिसोर्स अनअवेलेबल कर देगा. इज इट क्लियर? सपोज ए यूजर रिक्वेस्ट फॉर एन डिवाइस, then operating system provide that resource to the user and make जो सेकंड यूजर है उसके लिए वो जो रिसोर्स है वो क्या कर देगा? कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल. इज दैट क्लियर? लाइक मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, सेम टाइम पे एक और यूजर ने क्या करा? उसी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया. अब सपोज वहां पे प्रोसेस मैनेजमेंट है, तो जैसे आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, तो सेकंड यूजर ने जिसने सेम प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर रिक्वेस्ट किया था उसके लिए वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नॉट अवेलेबल. इज दैट क्लियर? तो ये स्टॉक मैनेजमेंट है, बट हम लोगों के लिए, हम लोगों को जो समझना है वो क्या समझना है? प्रोसेस मैनेजमेंट. तो फंक्शन ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट जो हम बोल रहे हैं वो यहां पे कैसे पॉसिबल है? एक कंसेप्ट के थ्रू, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेस शेड्यूलिंग. इज दैट क्लियर? मतलब आप ऐसे समझिए कि in a institution we have a computer lab and there is 5 or 10 batches who want to perform the practical in the computer lab. Then how can you provide all the batches a single lab? So we have to use the concept of scheduling. आपको क्या करना पड़ेगा? शेड्यूलिंग मेंटेन करना पड़ेगा. दैट मीन आपने वहां पे स्लॉट प्रोवाइड कर दिए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में इस क्लास को कंप्यूटर लैब अलोकेट होगा. देन सेकंड शेड्यूल में नेक्स्ट स्टूडेंट या नेक्स्ट बैच को आप कंप्यूटर लैब अवेलेबल कराओगे. ऑल दीज इज कॉल्ड एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर? क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट? सो व्हेनेवर यू हैव varieties of resources and you have to run all those resources, then it is possible whenever you using the प्रोसेस शेड्यूलिंग इन द प्रोसेस मैनेजमेंट. आपको शेड्यूलिंग यूज करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? देखा होगा ना आप लोगों ने, आपके पास में एग्जांपल रियल लाइफ का लेते हैं हम लोग. लाइक एक रेलवे स्टेशन है और रेलवे के पास एन नंबर ऑफ ट्रेन अवेलेबल है. सो एट द सेम टाइम क्या एक ही ट्रैक पर एक से ज्यादा सेम टाइम मल्टीपल ट्रेन आती हैं? नहीं आती हैं, क्योंकि वहां पे क्या यूज हो रहा है? प्रोसेस मैनेजमेंट. वहां पे फिक्स कर रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन ऑन ए ट्रैक कितना होगा. एक स्टेशन पे एक ट्रेन अवेलेबल होगी एक ट्रैक पर, तो दूसरे ट्रेन उसी ट्रैक पर कहां अवेलेबल होगी, कितना गैप मेंटेन करना है, वो सब चीजें मेंटेन करनी है. दैट इज कॉल्ड ए शेड्यूलिंग. होता है आप लोगों के पास रेलवे में एक टाइम टेबल फॉलो होता है, इस टाइम पे इस स्टेशन पर इस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आनी है. दैट इज कॉल्ड ए शेड्यूलिंग. यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेंटेन करेगा. आफ्टर दैट वी हैव डिवाइस मैनेजमेंट. अब इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं. लाइक I have a question related to the printer.
मैंने एक कमांड प्रिंट किया, मैंने एक कमांड या एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया प्रिंट का, एक फाइल को मैंने प्रिंट का इंस्ट्रक्शन दे दिया प्रिंट करने के लिए, और सपोज मैंने मेरा सिस्टम या मेरा प्रिंटर ऑन नहीं कर रखा है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक वार्निंग मैसेज प्रोवाइड करेगा, दैट इज द डिवाइस मैनेजमेंट. लाइक whenever you plug your mobile via a cable, USB cable in a system, that we have a notification that a device is connected. ठीक है, तो ये जो डिवाइस, अलग अलग तरह की डिवाइस पे अलग अलग तरह के नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए डिवाइस मैनेजमेंट. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक आप अपने कंप्यूटर में जाते हो, माई पीसी पे जाते हो, और वो आपका माई पीसी पे जाते से आपको बता देता है दैट यू हैव सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सी ड्राइव, हाउ मेनी memories we have free, and how many memory of which part of memory we have already used. So this type of status provided by the device management. So आपकी डिवाइस आपके लिए अवेलेबल करवाना, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पे अवेलेबल करवाना, ये सब कौन आपके लिए हेल्प करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट. और इसके लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, एक प्रोग्राम यूज करना पड़ता है, दैट इज नॉन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर. क्या कहलाता है आपका ये प्रोग्राम, आपके लिए इनपुट आउटपुट कंट्रोलर कहलाएगा. ठीक है, रोल समझ में आ रहा है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का क्या रोल होता है. इनपुट आउटपुट कंट्रोलर इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड योर रिक्वेस्टेड डिवाइस ऑन योर डिमांड. इफ डिवाइस इज नॉट अवेलेबल देन प्रोवाइड प्रॉपर नोटिफिकेशन टू यू. इज दैट क्लियर. एग्जाम्पल भी है हम लोगों के पास. आप एक पेन ड्राइव में डेटा कॉपी कर रहे हैं, और सपोज पेन ड्राइव का जो साइज है उससे ज्यादा आपका डेटा है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. दैट इज द डिवाइस मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर. चलिए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग यहां पे लेते हैं. सपोज आई सेव ए नंबर इन माय डिवाइस और माय मोबाइल, देन दैट पर्टिकुलर number which I have saved recently is arranged in alphabetical order. So किसने अरेंज किया है ये? That is handled by the operating system. देखा होगा आप लोगों के ने open the file explorer, then you have the options in the organizer that arrange the file by the name, by the size, by the type, by the category. So आप आपकी फाइल्स को नेम के बेसिस पर, टाइप के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, डेट के बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना. That these options provided by the operating system is called as file management. Okay, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास फाइल मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज जो होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए आप लोगों के पास एक कंपोनेंट हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड ए फाइल सिस्टम. देखिए बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं जिनको आपको याद करना है. लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईओ कंट्रोलर? सो आईओ कंट्रोलर इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक अवेलेबल द डिवाइसेस फॉर यू. What is the file system? The file system is a controller that control or maintain your files in your system. ठीक है, तो these are the sub program. Similarly, what is the scheduler? CPU scheduler. What is the role of CPU scheduler? The role of CPU scheduler is to maintain the process. ठीक है, process management. That is the CPU scheduler. तो बहुत छोटे छोटे से कंपोनेंट्स यहाँ पे हर बार आ रहे हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे. ये हम लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपके पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स कितने होते हैं. इसके सिवा मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं. यहाँ पे चलते हैं हम लोग. मैंने अभी आपको कुछ और नेम भी बताए थे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. लाइक मेमोरी मैनेजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है. ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट मतलब दैट मीन विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज अवेलेबल फॉर यू. ठीक है, एंड ऑन योर डिमांड प्रोवाइड योर रिक्वेस्टेड पार्ट ऑफ द मेमोरी. प्रोसेस मैनेजमेंट दैट इज द शेड्यूलिंग विच हैंडल बाय द शेड्यूलर. डिवाइस मैनेजमेंट दैट इज कंट्रोल बाय आईओ कंट्रोलर. फाइल मैनेजमेंट दैट इज कंट्रोल बाय फाइल सिस्टम. सिक्योरिटी, फॉर व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटी? लाइक in our Windows we have the software Defender. Is that maybe you guys know about that? In our Windows operating system we have the Defender, we have firewalls, all the examples of security. Control over system performance, like we have the options of
file manager in Windows, where we can set which process is not execute properly, and we can control the speed of process by switch off one process to the another process. So that is known as control over the system performance. Job accounting. What is the role of job accounting? Job accounting is maintain the statics of your process, like how many processes are running in the background, how many processes is still pending, how many processes completed, and how many processes are in queue. That is called as job accounting. Error detecting ads, like आप लोगों ने suppose I am printing some kind of document and suddenly my paper engage in the printer. ठीक है, आपने कोई प्रिंटिंग का इंस्ट्रक्शन दिया और पेपर आपका प्रिंटर में फंस गया है, तो आप लोगों के पास अपने आप एक एरर मैसेज डिवाइस पे स्लाइड आपके पास अवेलेबल हो जाएगा. तो कब कौन सी एरर यूजर को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एरर डिटेक्टिंग. ओके, सो दीज और डिफरेंट प्रोग्राम्स तो डेफिनेटली कंट्रोल करना ही है ना, ये तो एक बेसिक है. ये सारे एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो इसी का ही तो एग्जांपल है. सो हम लोगों के पास ये जो टॉपिक था ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऑपरेशंस के. एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के लिए क्या क्या टास्क प्ले कर सकता है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी हैव. ठीक है, इनमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखिए ये बहुत पुराने कंसेप्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. उससे पहले मैं आपको दो कंसेप्ट और यहां पे पहले डिस्कस कर लेता हूं. हम लोगों के पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले टाइप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. व्हाट इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इज इट क्लियर? Where we can't process a single task at a time. We have to wait for some type of process, then create their batch and then start the process. ठीक है, मतलब आप लोगों को मैं ऐसे समझाता हूं कि लाइक एक क्लास रन करवानी है मुझे और मेरे पास एक स्टूडेंट है, तो मैं क्या करूंगा, अभी उस क्लास को स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं उसे अभी वेटिंग में डाल दूंगा. जब मेरे पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे तो मैं क्या करूंगा, एक पूरा बैच रन करूंगा. दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. इज दैट क्लियर? इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर. ठीक है, तो देयरफॉर द यूजर नीड टू प्रिपेयर जॉब एंड सेव द ऑफलाइन मोड टू द पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप. ये सब चीजें हम लोग यहां पे यूज कर सकते थे. एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से समझाता हूं. कोई यूजर है, ठीक है, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है और आपको उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है. तो आप क्या करोगे, वेट करोगे. देन जब सेम टाइप के रिक्वेस्ट कई सारी होंगी तो आप उन सारी रिक्वेस्ट को कलेक्ट करके अब एक ऑपरेशन को स्टार्ट करोगे. दैट इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों के पास बहुत पुरानी जनरेशन के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे क्या होता था आप लोगों के पास कि एक रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट को हम प्रोसेस नहीं करेंगे. जब बहुत सारी रिक्वेस्ट रिलेटेड टू सेम टाइप ऑफ कैटेगरी हम लोगों के पास इकट्ठा होगा तो हम उनको क्या करेंगे, सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट करवाएंगे. बट इसके अपने आप में कुछ फायदे और नुकसान थे. लाइक जो भी प्रोसेस सबसे पहले आपके पास रिक्वेस्ट के लिए आया था उसका वेटिंग टाइम बढ़ता जा रहा है. ये इसके सबसे बड़ी क्या थी, कमियां थी, प्रॉब्लम्स थी. सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अब मे बी आप लोग शायद नोन हो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कोई बता पाए आप लोग, व्हाई वी यूज द टाइम शेयरिंग एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम. सो टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम शेयरिंग सिस्टम, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था. और होता क्या है टाइम शेयरिंग सिस्टम, आप लोगों के पास यहां पे कंसेप्ट बता रखा है. ठीक है, लाइक वी हैव ए सिंगल रिसोर्स एंड n number of users for that particular resource. So I have a single concept to provide that resource to the multiple user that divide the time of utilization between the users. Is that clear? मैं आपको जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है? आपके पास एक कंप्यूटर लैब है और वो लैब आपको
अलग अलग क्लासेस को अवेलेबल करवानी है, तो आप लोग क्या करेंगे, टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज करेंगे। आप लोगों ने क्या करा, उस लैब को अलग अलग टाइम स्लॉट में अलग अलग बैचेस को प्रोवाइड कर दिया। दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट क्लियर? मतलब आप लोगों के पास क्या होगा, यहां पर आप लोग अलग अलग प्रोग्राम्स लेंगे, उन अलग अलग प्रोग्राम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल करा देंगे अलग अलग टाइम के लिए। दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, तो और भी बहुत सारे हम एग्जांपल्स के बारे में बात कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल। लाइक आप लोग रियल लाइफ में अगर इसके एग्जांपल की बात करते हो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो लाइक आप क्या कर रहे हो, वी आर वर्किंग ऑन ए सिस्टम एंड एट द सेम टाइम वी आर इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर एंड एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर फॉर द प्रिंटिंग। That is the example of time sharing system. That means CPU, we have a single CPU and that particular CPU is engaged during the input, and whenever you are typing the data, CPU is idle. So provide the instruction to the CPU that we have to print a document. तो जब तक आप इनपुट दे रहे होंगे CPU फ्री है, उस टाइम तक CPU क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शन को प्रिंट करा देगा। That is time sharing operating system. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द न्यू एरा ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और अब ये करंटली बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बता पाएंगे आप लोग? हम लोग एम्बेडेड का मतलब पहले तो ऑल यू नो अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम, दैट मीन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन कनेक्ट सम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज टू कंट्रोल सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, लाइक मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं एम्बेडेड सिस्टम का कहां प्रैक्टिकली यूज होता है। लाइक आई हैव टू डिजाइन ए इलेक्ट्रिक डिवाइस which control by a program. So to control a device with a program, we have to use a specific type of operating system that can relate a hardware or a electronic device with your software. That is, the combination is controlled by the embedded operating system. Is that clear? हम लोग बात करते हैं स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एलईडीज। तो इस स्मार्ट एलईडीज के लिए आप लोगों ने क्या यूज करना चालू करा, लाइक एंड्रॉइड टीवी। ठीक है, क्यों यूज करा हम लोगों ने एंड्रॉइड? क्योंकि एंड्रॉइड क्या है आप लोगों के लिए, द एंड्रॉइड इज ए एम्बेडेड सिस्टम। इट कैन कंट्रोल योर मोबाइल डिवाइसेस एज वेल एज कंट्रोल एज वेल एज कनेक्ट विद डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन वी कैन कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करना है डिफरेंट हार्डवेयर के थ्रू, तो हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एज यू नो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? It is most famous concept that we have ever in the generation of operating system. According to the multi-programming operating system, we can execute more than one program simultaneously by a single CPU. Is that clear? मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था, लाइक मैं एक सिस्टम पे टाइपिंग भी कर रहा हूँ, म्यूजिक भी सुन रहा हूँ, प्रिंट भी निकाल रहा हूँ और नेट सर्फिंग भी कर रहा हूँ। तो एट ए टाइम पे मैं एक सीपीयू के थ्रू बहुत सारे टास्क कंट्रोल कर रहा हूँ या मेंटेन करवा रहा हूँ। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हम लोगों के लिए जनरेशन में सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। बिकॉज ऑफ दैट आवर सिस्टम कैन परफॉर्म वेराइटीज ऑफ जॉब एट ए टाइम एट द सेम ड्यूरेशन। ओके, एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आवर विंडोज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब whenever we want to connect different kind of devices with each other, then we have to use network operating system, because the network system have an ability to connect the server with the clients and provide the notification by server to the different client. तो जब आप एक सर्वर के थ्रू क्लाइंट को कम्युनिकेट करना चाहते हो, सर्वर के थ्रू क्लाइंट को कंट्रोल करना चाहते हो, सर्वर के थ्रू क्लाइंट पे डिफरेंट डिवाइसेस को शेयर करना चाहते हो, सर्वर के थ्रू आप बहुत सारे अलग अलग फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट करना चाहते हो,
क्लाइंट साइड पे सर्वर के थ्रू, तो आपको एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. So whenever you have to create a network and the network having a server, then the server must have a network operating system to safely and securely implement a network. That may be a LAN, WAN, main, PAN. Is that clear? So that is the network operating system. After that, we have the real-time operating system. It is a concept which we use on various different places. But first of all, what is the real-time operating system? According to the real-time operating system, we have two concepts. We have resources and we have time. ठीक है? तो आप लोगों ने क्या किया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में? We provide a fixed amount of time to a resource. आपने एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइड किया हुआ है. अब उस रिसोर्स को उस पर्टिकुलर टाइम में ही अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है. इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपने हर रिसोर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम प्रोवाइड किया हुआ है एक टास्क को फुलफिल करने के लिए. अब अगर वो प्रोसेस उस स्पेसिफिक टाइम में सीपीयू को यूज करके अपने आप को कंप्लीट कर लेता है तो दैट्स वेल एंड गुड. नहीं कर पाता है, उसका नेक्स्ट रोटेशन में राउंड में उसको वापस से एक चांस अवेलेबल कराया जाएगा. मैं आपको बताता हूं, रियल टाइम सिस्टम भी हम लोगों के पास दो अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल होता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. फिर से समझाता हूं मैं कि सपोज आपके पास P1, P2, P3 अलग अलग रिसोर्सेस थे. आपने उन सभी रिसोर्सेस को 2 सेकंड का टाइम अवेलेबल कराया हुआ है. ठीक है? या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को या उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2 मिनट का टाइम हर प्रोसेस को दिया हुआ है कि कोई भी प्रोसेस आए 2 मिनट के लिए और अपने आप को कंप्लीट कर ले. ठीक है? तो अगर आपका प्रोसेस उस स्पेसिफिक टाइम में ही खुद को कंप्लीट करेगा और आपको और कोई टाइम अवेलेबल नहीं कराया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. इज दैट क्लियर? दैट मीन आपने एक रिसोर्स को एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, अगर वो रिसोर्स उस फिक्स टाइम में खुद को कंप्लीट कर लेगा दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज वी कांट डू एनीथिंग. ठीक है? सिस्टम फेलियर. इज दैट क्लियर? तो दैट इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम. बट आफ्टर दैट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. व्हाट इज द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम? दैट मीन इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल. लाइक आपने किसी सिस्टम को एक टाइम अवेलेबल कराया कि आपको अपना प्रोसेस 2 मिनट में कंप्लीट करना है. Somehow, suppose उस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाता है या लगता है, तो आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी दोगे कि ठीक है आप थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए बट आप रिसोर्स को फ्री कीजिए. दैट इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? राइट? अब ऐसे समझिए कि आपने किसी से रेंट पे कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है और अगर आप उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे डिपॉजिट नहीं करते, 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 मिनट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है? अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. दैट इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम. बट सपोज आपने कोई कंपोनेंट, कोई हार्डवेयर, कोई रिसोर्स हायर किया है, रेंट पे लिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन के कारण आप उसको टाइम पे सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा. दैट इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. इज इट क्लियर? तो वी हैव वेराइटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज कर सकते हैं. अब आते हैं हम लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है शेड्यूलिंग, और ये हम लोग किसके रिगार्डिंग पढ़ना चाहते हैं? दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोसेस मैनेजमेंट. ठीक है? व्हाट इज द शेड्यूलिंग? शेड्यूलिंग के बारे में बता रखा है, पहले आप समझ लीजिए. मैंने पहले भी हम लोग अभी रिसेंटली डिस्कस करके निपटे. व्हाट इज द शेड्यूलिंग? ए प्रोसेस शेड्यूलर शेड्यूल डिफरेंट प्रोसेस टू बी असाइन टू द सीपीयू. ठीक है? बेस्ड ऑन पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. मतलब वी हैव ए सिंगल सीपीयू and we have n number of process. Then how can I assign a single CPU to the multiple process? For that we have a controller that is called CPU scheduler. The CPU scheduler is a small program that perform the scheduling between the CPU and the process. Process और CPU के बीच में communication करने के लिए
we have a controller that is called process scheduler. And for that process scheduler, we have 6 scheduling algorithms. Is that clear? How many scheduling algorithms we have? We have 6 scheduling algorithms. Who use the scheduling algorithm? CPU scheduler. And between whom? It is between the process and CPU. CPU and different process के बीच में जो communication होगा वो कौन maintain करेगा? आपका CPU scheduler maintain करेगा. चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के छोटे छोटे से टॉपिक से. ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. आप समझ सकते हैं इसका मतलब कि कोई प्रोसेस है आप लोगों के पास, ठीक है, वो सबसे पहले P1 प्रोसेस है, देन P2 प्रोसेस, देन P3 प्रोसेस, देन P4 प्रोसेस. तो CPU किस प्रोसेस को पहले प्रोवाइड किया जाएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर. मतलब जो प्रोसेस सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा CPU उसको ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा. मे बी इसका टाइम, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा. जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, आप लोगों के पास अलग अलग प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4. इनका जो ड्यूरेशन है वो मैं आपको अलग अलग बता देता हूं. इनके ड्यूरेशन है, ये है 5 सेकंड का, ये है 1 सेकंड का, ये है 2 सेकंड का, ये है 6 सेकंड का. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS, CPU assigned to the P1, after that P2, after that P3, after that P4. बट आपको यहां पे दिख रहा होगा इसका एक सबसे बड़ा मतलब, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. दैट इज कॉल्ड एज ए क्यू. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो लाइन में सबसे पहले लगा है वो लाइन से सबसे पहले क्रॉस होगा. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करेगा उसे हम पहले CPU प्रोवाइड कर देंगे. बट ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा हेडेक था, पुअर परफॉर्मेंस था. क्यों? बिकॉज आप देख रहे हैं यहां पे एक प्रोसेस था P1, P2 जो 1 सेकंड का प्रोसेस था, इसको भी 5 सेकंड वेट करना पड़ रहा है. दैट इज नॉट गुड अबाउट अवर सिस्टम. आफ्टर दैट वी हैव शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट concept, SJF. That is also called as SJF. SJF is the concept, ठीक है, जो कि वर्क करता है किसके कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है कि आप मिनिमम जो भी ड्यूरेशन का प्रोसेस होगा, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट जिसे बोलते हो आप लोग, मतलब जो भी प्रोसेस आपका नेक्स्ट क्यू में सबसे छोटा है, आप पहले उसको CPU असाइन करेंगे. लाइक सपोज आपने किसको स्टार्ट करा, सबसे पहले P1 को स्टार्ट करा, उसके बाद P2 को स्टार्ट करोगे. अब सपोज करो मैं किसी तरह से ये बोलता हूं कि आपके पास यहां पे 10 होता, ठीक है, अभी क्या होता, P1 रन हो रहा है. अब पहले चेक किया जाता अगला छोटा प्रोसेस कौन है, तो कौन था, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्रोसेस जिसका वेटिंग टाइम कम था, P3. तो पहले किसको CPU असाइन किया जाएगा, P3 को, देन P4 को, देन P2 को. तो SJN का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट. मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जिस भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा. सिंपल सा कंसेप्ट है. इज दैट क्लियर? सबसे छोटा प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम है उसको आप पहले रन करा दीजिए. दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. SGF और SGN कॉमन टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना है. आफ्टर दैट वी हैव द प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग. लाइक आपके पास कुछ प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4, बट आपको इनकी अलग अलग क्या प्रोवाइड की गई है, प्रायोरिटी. दैट मीन ये कितने भी टाइम के हों बट आपको एक सीक्वेंसिंग प्रोवाइड की हुई है जो आपको यूज करनी है. तो आपका इन प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा हो कम हो, वी डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, वी जस्ट फॉलो द प्रायोरिटी. इज दैट क्लियर? आप जो भी प्रोसेस का पहला प्रायोरिटी होगा पहले उसको रन कराएंगे. तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज नॉन प्रिमिटिव. अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं. वी हैव टू डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हैव टू डिफरेंट कैटेगरी, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव.
what is the primitive? According to the primitive, once we provide a process to the CPU have to complete it. ठीक है? और according to the non primitive, once we provide a process to CPU, if it is completed, then well and good, then we can complete it in the next round. So we have two different scheduling technique, primitive and नॉन प्रिमिटिव. तो ये किस तरह की कंसेप्ट है आप लोगों के पास? नॉन प्रिमिटिव. आपने P1 को रन करवा दिया या P2 को रन करवा दिया. सपोज इस दौरान अगर P2 कंप्लीट नहीं होता है तो इसको हम नेक्स्ट राउंड में वापस कंप्लीट कर सकते हैं. दैट इज द प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम. अब ये आपका जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था उससे थोड़ा सा अलग है. वहां पे हम सबसे छोटे वेटिंग टाइम वाले प्रोसेस को पहले चला रहे थे. इसका कंसेप्ट क्या है कि प्रोसेस का वेटिंग टाइम नहीं हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे. हम यहां पे बात करेंगे कि हमने प्रोसेस थे P1, P2, P3. इनको हमने 2 सेकंड दिया था, इनको 3 सेकंड दिया था, इनको 1 सेकंड दिया था. बट ये कंप्लीट नहीं हो पाए और कंप्लीट नहीं होने के बाद अभी इनको कितने और एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट है. सपोज इसको 1 सेकंड का रिक्वायरमेंट है, इसको 2 सेकंड का रिक्वायरमेंट है और इसको 0.05 सेकंड का रिक्वायरमेंट है. तो ये जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट टाइम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोसेस जिसका नेक्स्ट राउंड के लिए सबसे कम डिमांड है हम पहले उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के लिए डिस्कशन है यहां पर. नए प्रोसेस के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं. यहां पे आपके पास होता है राउंड रोबिनसन शेड्यूलिंग. इसको आप ऐसे समझिए कि आपका P1, P2, P3 इनको रिक्वायरमेंट है 5 सेकंड का, 10 सेकंड का और 6 सेकंड का. और आपने एक टाइम का स्लॉट यहां पे प्रोवाइड किया हुआ है जो कि कितना है आप लोगों के पास. सपोज 7 सेकंड्स का. ठीक है, आपके पास कितना स्लॉट है अवेलेबल है यहां पे? 7 सेकंड का. या अब मैं 7 को कम कर देता हूं. मैंने यहां पे स्लॉट ले लिया 4 सेकंड का. तो ये जो टाइम स्लॉट है इसे क्या कहा जाता है आप लोगों के पास? टाइम क्वांटम. इज दैट क्लियर? अब आप हर प्रोसेस को ये 4 सेकंड देंगे. आपने इसको 4 सेकंड दिए, अभी इसके पास 1 सेकंड का प्रोसेस रन होना और बाकी है. अब आप इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? 4 सेकंड देने के बाद अभी इसको कितना और रन होना बाकी है? 6 सेकंड. इसको भी आपने 6 सेकंड दिए, ये रन हो गया और इसको कोई टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है. अब जो ये बचा हुआ है आप लोगों के पास, इसको रन करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? शॉर्टेस्ट जो आप लोगों के पास था रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम को यूज करेंगे. तो हम लोगों के पास 6 टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग होती हैं जिनका अलग अलग एरिया ऑफ यूजेस के बेसिस पे हम यूटिलाइजेशन करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे. तो दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. इन द करंट सेशन वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स लाइक what is the software, how many softwares we have, what is system software, what is application software, what is the concept of operating system, what are the uses of what are the operations of operating system, why we use the operating system, operating systems के types, batch operating system, real time operating system, time sharing operating system, batch operating system, multi programming operating system. After that, we have the scheduling, shortest job scheduling, shortest time remaining scheduling, round robin scheduling, priority scheduling, all these types of scheduling. तो ये हम लोगों के पास टॉपिक था of the today's session. I hope you all are very hopeful to know about the different topics which we discuss on tomorrow. In the next session, we discuss about the number system. That is most important topic which we have to discuss on tomorrow class. So all the best for your today's session, and hope we will discuss the new topics on the next session. And it is quite wonderful to sharing these things on the wonderful platform of PW. So thank you very much. Till then, bye bye.